प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स कल तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आया था, ऑलमोस्ट सभी जगह, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ज़्यादातर सेक्टर, ज़्यादातर थीम्स। लेकिन आज अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस लार्ज कैप में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बुरी तरह से गिरे हैं लार्ज कैप के स्टॉक्स। हाँ, आज भी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। तो इस वीडियो में ऑफकोर्स सबसे पहले जानेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, गिरावट क्यों आया, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ की आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ की गिरावट आया है। उसके बाद यूएस और चाइना में एक ट्रेड डील हुआ, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म का ही है 90 डेज़ का, लेकिन हुआ तो है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन ना यूएस और चाइना ने अचानक ये जो ट्रेड डील है वो कैसे कर लिया, ठीक है। क्योंकि पहले तो लग रहा था कि ना बहुत समय लगेगा, नियर फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने जा रहा है, दोनों तरफ से ही मना किया जा रहा था कि नहीं भाई हम तो एग्रेसिव स्टैंस लेंगे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया, ठीक। उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी यूएस और चाइना के बीच समझौता हुआ है उससे इंडियन एक्सपोर्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, किन किन सेक्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लार्ज कैप्स देखिए ना बुरी तरह से गिरे हैं, और मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का भी यहाँ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पूछेंगे क्यों गिर गया। तो देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि देखिए ज़्यादातर जो रिटर्न स्टॉक मार्केट का ऐसा ही आता है, एक दो दिन में पूरा आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा आराम करेगा, ठीक है। आज वही फेज़ है। कल इतना ज़्यादा रिटर्न आ गया था ना, नेचुरली ऐसा तो कोई नेगेटिव न्यूज़ तो आया नहीं है, ठीक है। और वो भी सेक्टर्स में भी आप देखेंगे ना, वैसे सेक्टर्स गिरे हैं जिसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक रीज़न है कि भाई रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कल आ गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा रेस्ट लेगा, उसके बाद फिर अप डाउन होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे उतना रिटर्न नहीं आएगा ना। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं, कल का रिटर्न का आपने ना फ़ायदा उठा लिया है, तब तो नथिंग टू वरी ना, अच्छा खासा रिटर्न कल ही आ गया था। अब थोड़ा सा अप डाउन होने दें, क्या मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। सेक्टर्स देख लेते हैं ना। तो देखिए कल कौन कौन से सेक्टर्स में थोड़ा प्रॉब्लम था। डिफेंस में प्रॉब्लम था थोड़ा, हाँ, और फार्मा का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था। आज देखेंगे डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, फार्मा का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मेरे पोर्टफोलियो में भी इन दोनों सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं ना, तो फार्मा का तो कोई खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। कल भी ठीक ठाक आया था, आज भी ठीक ठाक है। लेकिन डिफेंस का जो स्टॉक है उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। सही स्टॉक मार्केट है ना, इसीलिए बोलता हूँ डाइवर्सिफाई करके रखें ना, अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स लें, अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आज प्रॉब्लम कौन कौन से सेक्टर्स ने किया। तो देखिए लार्ज कैप अगर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसका ज़्यादा वेटेज होता है लार्ज कैप में। तो एक तो ऑयल एंड गैस में आपको रिलायंस देखना है कि भाई रिलायंस ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। उसके बाद आपको ना बैंकिंग में देखना है, एचडीएफसी बैंक कहाँ पे है, आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पे है। उसके बाद आईटी देखना है, उसका वेटेज ज़्यादा है, इन्फोसिस, लाइक टीसीएस। तो सभी जगह गिरावट है, ठीक है ना। मतलब रिलायंस गिरा हुआ है, एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक गिरा हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक भी डाउन है। उसके बाद आईटी में इन्फोसिस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, टीसीएस गिरा हुआ है, एचसीएल गिरा हुआ है। तो नेचुरली इसीलिए लार्ज कैप्स में इतना ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। नाउ हम वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स को भी देख लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो यूएस देखेंगे तो यूएस का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जब प्री मार्केट देखेंगे यूएस का ना, दैट इज़ फ्यूचर्स, तो वहाँ पे गिरावट है, और इसका एक नेगेटिव असर शायद हमारे आईटी स्टॉक्स पे भी पड़ा है, ठीक है। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ ना जापान का मार्केट, हाँ, बहुत अच्छा रिटर्न, और हांगकांग का मार्केट तो आज बुरी तरह से गिरा है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोस्टली फ्लैट है। और बॉन्ड्स देख लेते हैं यूएस का, तो देखिए फिर से ये 4.5 के आसपास जाने लगा है ना, 10 ईयर जीसेक। रीज़न क्या है कि जो ट्रेड डील हुआ है ना यूएस और चाइना के बीच, ठीक है। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म का, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे ऑफ कोर्स मार्केट में जो एक डर का माहौल था कि भाई ट्रम्प ये क्या क्या कर रहे हैं, उसके कारण यूएस में रिसेशन ना आ जाए, तो अब ऑफ कोर्स इसके बाद थोड़े चांसेस कम हो गए हैं। लग रहा है कि नहीं, यूएस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होकर आएगा। इसीलिए नेचुरली वहाँ अगर यूएस इकोनॉमी इंप्रूव करेगा तो इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट रेट है ऊपर गया है। उसके बाद
ऑयल अगर आप देख ले तो ऑयल तो थोड़ा ऊपर गया है ना, 65 के आसपास चला गया। अगेन रीज़न वही है कि भाई यूएस और चाइना के बीच अगर ना हालात सुधरते हैं तो दोनों के इकनॉमी के लिए अच्छा होगा, और इकनॉमी अच्छा करेगा तो ऑयल का जो कंजम्पशन है दोनों इकनॉमी में बढ़ेगा, तो इसीलिए नेचुरली ऊपर गया है। लेकिन हाँ, ऑयल का प्राइस कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ओपेक प्लस का प्रोडक्शन बढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो मोस्टली ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद इसका फ़र्क और कहाँ पड़ा है, यूएस डॉलर देखें, हाँ 100 से नीचे चल रहा था, अब 101.5 के आसपास चला गया है, क्योंकि यूएस के लिए पॉजिटिव है ना ये ट्रेड डील, तो नेचुरली वहाँ का यूएस जो करेंसी वो स्ट्रांग होगा इसके कारण, इसीलिए आप पॉजिटिव देख रहे हैं। इंडिया का भी अगर आप देखेंगे डॉलर रुपी ना, तो 85 के आसपास चल रहा है हमारा, पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है, लाइक अप्रिसिएट किया है हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर, कल मैंने आपको नहीं बताया था ना, देखिए गोल्ड सिल्वर परफॉर्मेंस ठीक है आज, कल तो गिरा था नेचुरली, गोल्ड काफ़ी गिरा था। गोल्ड क्यों गिरा था, क्योंकि गोल्ड तब ऊपर जाएगा जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा, जब भी वर्ल्ड में कुछ अच्छा होने जाएगा तो गोल्ड गिर जाएगा ठीक है। तो कल ना यूएस चाइना का जो ट्रेड डील हुआ उसके कारण वर्ल्ड में थोड़ा पॉजिटिविटी आया, तो नेचुरली गोल्ड को गिरना था, लेकिन हाँ अब ना डेली तो नहीं गिरेगा उस तरह, थोड़ा बहुत आज रिकवरी आया क्योंकि कल बहुत गिर गया था ना। आप लोग का एक क्वेरी ले लेता हूँ, उसके बाद यूएस चाइना का ट्रेड डील डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेरी है आप लोगों का, रेलिवेंट क्वेरी है कि कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है ना कि पोर्टफोलियो ऊपर ही नहीं जा रहा है, निगेटिव में है ना। स्टॉक मार्केट तो लाइक कल बहुत अच्छा रिटर्न आया था ना, इससे पहले भी कभी कभी अच्छा रिटर्न आया है, ऐसा नहीं, पहले से तो रिकवर किया है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो स्टॉक ही नहीं बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो जाए। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिटर्न आपको नेक्स्ट डे दिखाई देगा, ठीक है, सेम डे नहीं आता है, सेम डे आता भी है तो रात में आता है, ठीक है, क्योंकि ना वहाँ पे स्टॉक मार्केट जब बंद होगा तब आपका एनएवी अपडेट होगा, वो अपडेट होते होते 8 लगभग रात हो जाता है, तो मोस्टली नेक्स्ट डे ही हमें रिटर्न चेक करना चाहिए। अब जैसे आज स्टॉक मार्केट 4% से ऊपर गया, ठीक है, मान लीजिए, तो आज ही जाकर आप चेक करेंगे म्यूचुअल फंड का रिटर्न, तो कैसे पता चलेगा ना, वो तो पिछले दिन का दिख रहा है, तो अगले दिन चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि स्टॉक तो आपको लाइव दिखता है, वहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं कि आपके स्टॉक्स का रिटर्न आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, जबकि स्टॉक मार्केट में तो रिकवरी आया है पहले के मुकाबले, तब चेक कीजिए, क्वालिटी चेक कीजिए, ठीक है ना। देखिए अगेन प्राइस ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक का, ठीक है ना, हो सकता है स्टॉक मार्केट ऊपर जाए फिर भी आपका स्टॉक नीचे हो, तो वहाँ पे कोई मेजर कंसर्न नहीं है तब तक जब तक जो स्टॉक है उसका क्वालिटी अच्छा है, ठीक है ना। बार बार मैं यही बोलता हूँ, जब भी आप इस तरह का देखें, मैंने भी एक एग्जांपल आपको दिया था ना, मेरा स्टॉक 30-40% डाउन, हाँ, तो मैं भी परेशान हुआ कि भाई इतना ज़्यादा क्यों डाउन हो गया। तो मैं हमेशा जब जब गिरता था तो जाकर उसका फंडामेंटल चेक करता था फिर से, ठीक है, तो देखा नहीं भाई फंडामेंटल में दिक्कत नहीं है, अब वो वापस आ गया ना, अब तो 25% प्लस का रिटर्न दिख रहा है पॉजिटिव, हाँ 27 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अगर इस तरह का देखें ना, तुरंत आप जाकर क्वालिटी चेक करें, कहीं आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया। अगर क्वालिटी अच्छा है तब कंसर्न नहीं, वापस आ जाएगा, लेकिन अगर क्वालिटी ख़राब है तब उसकी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि वापस आए, हो सकता है वहीं चला जाए और ज़्यादा गिर जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखें ना। यूएस चाइना ट्रेड डील पे डिस्कशन, हाँ, तो देखिए ट्रेड यूएस और चाइना के भी जो ट्रेड होता है ना, वो ऑलमोस्ट 600 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, 600 बिलियन यूएस डॉलर्स, ह्यूज। इतना बड़ा ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं होता है, ठीक है, कहीं भी और कोई नहीं, सबसे बड़ा यही होता है दो कंट्रीज़ के बीच, यूएस और चाइना के बीच, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा टैरिफ गेम चल रहा था उसके कारण ऑलमोस्ट ये 600 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट रुक गया था कुछ समय के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ट्रेड है, ठीक है। तो इसके कारण डर का माहौल था कि भाई यूएस में कहीं स्टैगफ्लेशन ना आ जाए। स्टैगफ्लेशन के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कुछ दिन पहले। इसका मतलब हुआ इन्फ्लेशन बढ़ जाना इकोनॉमी में, उसका जो ग्रोथ है दैट इज जीडीपी ग्रोथ कम जाना, और साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाना। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, बहुत ही डेडली चीज़ होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो उसका डर हो गया था, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न है कि भाई यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगा, तो वो एक डर है। उसके बाद चाइनीज़ इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगा। देख रहे हैं ना यूएस का इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया था लास्ट जो क्वार्टर का आया था जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, और अभी भी देखेंगे तो पूरा साल ही उनका ख़राब होने जा रहा है जीडीपी वाइज। पहले का जो एस्टिमेट था उससे बहुत कम आएगा। चाइना के साथ भी वही है ना, बुरी तरह से उसका जीडीपी उसके कारण असर हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट वो कर रहा है यूएस को, और भाई यूएस ही ने उसका सामान खरीदेगा तो उसका जो फैक्ट्री है वो तो काम रुक जाएगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा, काम धंधा रुक जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा, तो उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसको इस तरह से देखें, तो ये सबसे बड़ा डर का माहौल था दोनों कंट्रीज़ के लिए। तो ऑफ कोर्स उनको कुछ ना कुछ करना था, लंबे समय तक ये नहीं चलता। देखिए यहाँ पे
कितना ज़्यादा दोनों को इससे राहत मिला ये सबसे पहले समझ लेते हैं ना। तो यूएस का टैरिफ अगर आप देखें ना तो 145% का टैरिफ लगाया हुआ था यूएस ने चाइना पे, 145%, और चाइना ने यूएस पे लगाया हुआ था 125%। कल का जो डील हुआ उसके अनुसार 90 डेज़ के लिए यूएस और चाइना ने जो खुद पे टैरिफ लगाया हुआ है उसमें 115% का कटौती किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चाइना जो टैरिफ लगाएगा यूएस के सामान पे वो सिर्फ 10% का होगा, ठीक है, और यूएस जो टैरिफ लगाएगा चाइना के सामान पे वो होगा 30%। तो पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा कमा है, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जनरली डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। देखिए चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ना कि भाई एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, खासकर यूएस को, दूसरे कंट्रीज़ पे भी एक्सपोर्ट लगाया था, उसको उन्होंने हटा लिया है ना। रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स का उन्होंने बोला कि भाई अब मैं सप्लाई करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इन सब का हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी बहुत बड़ा न्यूज़ है खासकर यूएस के लिए, ठीक है, नहीं तो यूएस को प्रॉब्लम होता है इसके कारण। तो इसीलिए मतलब ये जो डील हुआ ना, डॉलर तेज़ी से कल भी ऊपर गया, आज भी देख रहे हैं ऊपर है, और गोल्ड कल बहुत ज़्यादा गिरा था, इसी कारण गिरा था, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ 90 डेज़ के लिए हुआ है, ठीक है और 90 डेज़ में पूरा चीज़ों को सेटल कर लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए स्कॉट बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई जो फाइनल जो इसका सेटलमेंट होगा ना यूएस और चाइना का ट्रेड डील, उसको करने में सालों लग जाएंगे। ये तो हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डिस्कस ही कर रहे हैं कि ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं है, सालों का काम है और लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ एटलीस्ट ये जो स्टेप है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि भाई ये आपने जो कम कर दिया, इससे जो प्रॉब्लम्स था वो तो कहीं रिजॉल्व नहीं हुआ ना। यूएस क्या प्रॉब्लम बोल रहा है कि भाई जो ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ है, लेकिन चाइना के साथ तो वो बहुत ज़्यादा है ट्रेड डिफिसिट, मतलब ऑलमोस्ट 300 बिलियन US डॉलर्स का ट्रेड डिफिसिट है ऑलमोस्ट चाइना के साथ, ठीक है। और टोटल ट्रेड 600 बिलियन US डॉलर्स का, उसमें 300 का ट्रेड डिफिसिट है, ऑलमोस्ट 50%। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। तो ये जो हुआ इससे उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, ट्रेड डिफिसिट तो आपका जैसा का तैसा बना हुआ है, ठीक है, असल तो उसको रिजॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड जो बहुत बड़ा इशू है जो कि यूएस में बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन होता है, फेंटेनाइल जो आ रहा है यूएस में 2 जगह से मोस्टली आता है, चाइना से और मैक्सिको से, उसमें कोई कमी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए फेंटेनाइल, आई होप आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आने वाले समय में इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, खासकर यूएस को लेके। देखिए ये आपने सुना होगा ना अफीम, ओपियम, ठीक है, तो उसी का स्ट्रक्चर है। तो ये डायरेक्टली अफीम नहीं होता है, ये सिंथेटिक मटेरियल है, लेकिन अफीम का जो स्ट्रक्चर है ना वही स्ट्रक्चर इसमें सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है, तो उसी का एक पार्ट आप बोल सकते हैं। चाइना तो पहले आपको पता हो ना, अंग्रेज़ों के समय में अफीम का बहुत ज़्यादा वहाँ खेती होता था, चाइना उसके लिए जाना जाता था। तो उसी का ये सिंथेटिक मटेरियल है और इसका यूज़ बहुत होता है, मतलब US FDA ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है यूज़ करने के लिए। मतलब पेन रिलीफ ना, सर्जरी से पहले या सर्जरी के दौरान, उसके बाद इसका यूज़ होता है, पेन रिलीफ में बहुत ज़्यादा कारगर है, ठीक है। एनेस्थेसिया के लिए भी इसका यूज़ होता है। और यहाँ पे अगर इसका पोटेंसी देखें ना, स्ट्रेंथ, मॉर्फिन से बोला जाता है कि 100 टाइम्स ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है, हाँ, और हीरोइन से अबाउट 50 टाइम्स ज़्यादा, तो बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना और मैक्सिको में ये बनाया जाता है, ठीक है, और इलीगली इसे लाया जा रहा है, स्मगल किया जा रहा है यूएस में। पैसा है ना, बिजनेस है, खेल है, बहुत लोग करते हैं, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो नेचुरली इसका बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ओवरडोज हो जा रहा है। ओवरडोज के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यूएस में इसके कारण मर रहे हैं, इसलिए यूएस इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन हाँ, ये लीगली नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि चाइना या फिर मैक्सिको ना जानबूझकर लीगली मतलब जानबूझकर इसे बना रहे हैं और भेज रहे हैं, ये सब इलीगल ट्रेड है। लेकिन हाँ, यूएस चाहता है कि बस इलीगल ट्रेड को चाइना और मैक्सिको बंद करे या कम करे, इसीलिए प्रेशर बना रहा है। सो लेट्स सी ये क्या होता है। तो ये 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिसके कारण ये ट्रेड वार स्टार्ट हुआ था चाइना के साथ, और फिलहाल तो मतलब इसमें कहीं कोई अचीवमेंट तो नहीं है ना, ये तो अगेन सालों लगेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से देखें, बट हाँ राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और रीजंस अगर देखें ना, क्यों इतने डर से जल्दी किया गया। तो देखिए यूएस में नेक्स्ट ईयर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन आने वाला है 2026 नवंबर में, ठीक है।
चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, उसको तो इस सबसे मतलब नहीं, डेमोक्रेसी है नहीं, उसका इकोनॉमी और नीचे भी चला जाए तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो झेल लेगा। लेकिन यूएस नहीं झेल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेड वार से क्या हो रहा था कि यूएस में सामान महंगा हो रहा है, तो सामान महंगा हो रहा है तो जो कंज्यूमर्स हैं ऑफ कोर्स वो सामान नहीं खरीदेंगे, कंजम्पशन नीचे जाएगा, इकोनॉमी और बुरी तरह से हिट करेगा। तो इलेक्शन में तो आना पड़ेगा ना भाई, आपको वोट कैसे मिलेगा। तो उसका एक बहुत डर का माहौल था कि भाई जो ट्रम्प का रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग है तेज़ी से गिर रहा है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स वो हार जाएंगे बुरी तरह से अगर इसी तरह का काम करते रहे तो उसके कारण भी डर था, जिसके कारण उन्होंने कम किया। इंडिया के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए ये बिल्कुल हमें समझना है ना कि पहले जो टैरिफ था वो 145% था चाइना पे, ठीक है, अब 145% से घटाकर वो 30% पे आ गया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया ना। पहले तो था कि चाइना का सामान बिकेगा ही नहीं यूएस में, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है, लेकिन अब वहाँ से 30% आ गया। और उसके साथ साथ ये भी थोड़ा मार्केट में माहौल आया है कि भाई यूएस भी नहीं चाहेगा कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि यूएस बुरी तरह फंसेगा, उसी तरह से चाइना भी नहीं चाहेगा कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि चाइना ही फंसेगा। तो मोस्टली ट्राई करेंगे कि थोड़ा और मैटर को सेटल करें, और मैटर को अगर सेटल करेंगे तो ऑफ कोर्स इंडिया जैसी कंट्रीज़ को, या फिर वियतनाम या फिर मैक्सिको, जहाँ की चाइना +1 के अंतर्गत थोड़ा शिफ्ट हो रहा था बिजनेस ना, वहाँ पे एक झटका लगेगा, ठीक है, कहाँ 145%, कहाँ 30%, और कहीं ये 30% भी और कम ना हो जाए। तो इसको इस तरह से आप देखें। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, केमिकल्स हो गया, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस आएगा। तो ऑफ कोर्स अभी भी 30% है, इंडिया पे 10% है, चाइना पे 30%, अभी भी अच्छा खासा डिफरेंस है, इसको मान कर चले। लेकिन हाँ बिल्कुल मार्केट में माहौल तो बनेगा नहीं, हो सकता है 30% और भी ज़्यादा कम हो जाए। तो उसको इस तरह से देखें तो हो सकता है जो कंपनीज ना शिफ्ट करना चाहती थी चाइना से, अब थोड़ा और वेट एंड वॉच करेंगे, नहीं इमीडिएटली नहीं जाते, देख लेते हैं, शायद माहौल थोड़ा और सुधरे तो हम यहीं से काम करेंगे, इस तरह से ना देखा जा सकता है इसको। लेकिन हाँ देखिए अब जैसे सॉफ्टवेयर पे तो इसका फ़र्क पड़ता नहीं, जैसे आईटी है उस पर तो कोई इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं, या फार्मा में भी चाइना ऐसा कुछ, जैसे हम जेनरिक्स में बहुत अच्छा करते हैं ना, तो चाइना जेनरिक्स में है नहीं, आईटी फार्मा जैसी कंपनीज पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या फिर जेम्स और ज्वेलरी यहाँ पे भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।